स्वागत है सभी बच्चों का। और देखिए, जो एडवर्ब क्लास चल रही थी उसमें मैंने कुछ टाइम डिनोटिंग कंजंक्शन बताए थे, जैसे वाइल है, वेयर है, वाइल है और वेन है, एज लॉन्ग एज है, सिंस है, एज है, ऐसे करके बताया था, एज सुन एज करके। फिर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था एंटिल और अनलेस में डिफरेंस करते हुए, वेयर और वेयर एवर का डिफरेंस बताते हुए। तो अब ऐसे ही मतलब थोड़ा थोड़ा अंतर उनमें होता है, वो समझने की ज़रूरत है उसमें। बट ऐसे क्या है ना, केवल डिफरेंस जान लेने से कुछ नहीं होगा, उनका सेंटेंस में किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं। तो सभी प्रकार के जो कंजंक्शंस हैं, आज मैंने ये एक्सरसाइज लिए, और एक्सरसाइज को बनाने के लिए किस प्रकार से कंजंक्शन कैसे हम सेट करेंगे, यहाँ खुद ही पता चलेगा ऑटोमेटिकली कि यहाँ पर कौन से कंजंक्शन का यूज हमको करना चाहिए, किस तरह का जो कंजंक्शन है वो यहाँ पे सेट होगा, कौन सा सेट नहीं होगा। तो सेंटेंस का जो सेंस निकालेंगे, भाव निकालेंगे एडवर्ब क्लास में, तो वहाँ देखेंगे कि कैसा कंजंक्शन लगेगा, किस भाव में किस प्रकार के कंजंक्शन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज ली है, और उसके माध्यम से यहाँ पर 11 सेंटेंस है, और 11 सेंटेंस बेहतरीन सेंटेंस है। आप देखो कि वो सेंटेंस कैसे बनते हैं। यहाँ से आपको एडवर्ब क्लास की, सबऑर्डिनेट क्लॉज की, इसके बाद जो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, अर्थात जो एडवर्ब क्लास में सबऑर्डिनेट क्लास को प्रिंसिपल क्लास से जोड़ते हैं, उन कंजंक्शंस की यहाँ पर वैल्यू पता चलेगी, और यहाँ पर पता चलेगी वैल्यू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। तो किस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ पर बनाते हैं, एक बार आइए जुड़िए और वीडियो को अंत तक देखिए। एक सभी से फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जस्ट अभी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, तो बहुत मतलब अच्छा रहेगा, और जो कि मैं चाहता हूँ। तो जो तुम चाहते हो, इन 11 सेंटेंसेस का एक्सप्लेनेशन और किस प्रकार से ये दिए हुए जो सेट्स हैं उनको कैसे कंबाइन करेंगे, तो वो तो मैं करने जा ही रहा हूँ, बल्कि जो मैं चाह रहा हूँ वो आप ऑलरेडी कर दीजिए। तो यहाँ पर फिर कॉम्बिनेशन हम और आप लोगों का भी कॉम्प्लेक्स बढ़िया रहेगा। फिलहाल यहाँ देखते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज एडवर्ब क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने वाले कंजंक्शंस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं एडवर्ब क्लॉज में। तो ये पूरे एडवर्ब क्लॉज ही बनेगी, और यहाँ पर लिखा हुआ पहला सेंटेंस, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके ये 11 सेंटेंस है। तो जैसा कि हर बार की तरह जानते हो कि सेंटेंस चूँकि नंबर जिस प्रकार से दिए होते हैं मैं उस तरह से सॉल्व नहीं करता हूँ, और वो सारे बच्चों को प्रॉब्लम पता होती है। तो मैं 11 to 1 यानी अपवार्ड चलूँगा, क्योंकि स्पेस मिलता जाएगा। अगर यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला भी सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर से भी स्पेस खाली कर सकते हैं, लेकिन इधर से ज़्यादा बेटर रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, वीडियो को स्किप भी मत करिएगा, कि हर सेंटेंस यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ही गेट्स मोर देन ही वर्क्स मोर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही गेट्स मोर, वह अत्यधिक प्राप्त करता है, देन ही वर्क्स मोर, तब वो और ज़्यादा काम करता है। तो और ज़्यादा प्राप्त करता है, और ज़्यादा काम करता है। तो यहाँ पर हुआ ये कि यहाँ पर एक पैरेलल सेंस होता है। पैरेलल सेंस का मतलब एक समानांतर जो सिचुएशन होती है, समानांतर स्थिति समझते हैं ना, जैसे रेल की पटरियाँ, मतलब अत्यधिक प्राप्त करता है और अत्यधिक काम करता है, और अधिक प्राप्त करता है और अधिक काम करता है, और अधिक प्राप्त करता है और अधिक काम करता है। जितना ही प्राप्त करता है उतना ही काम करता है। समझ गया ना, जितना ज़्यादा काम करता है, जितना ज़्यादा प्राप्त करता है, उतना ही ज़्यादा काम करता है। तो यहाँ पर द मोर और द मोर यही कंजंक्शन होता है, और ये वो फर्स्ट सिचुएशन है जब हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ में भी सुपरलेटिव की तरह इसमें भी द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस बनता है द मोर ही गेट्स, कॉमा द मोर ही वर्क्स। द मोर ही गेट्स द मोर ही वर्क्स। जितना ज़्यादा प्राप्त करता है
उतना ही ज़्यादा काम करता है। ये यहाँ पे सिचुएशन रहती है हमेशा, जितना ज़्यादा प्राप्त करता है उतना ही ज़्यादा कम, ये समानांतर स्थिति होती है। तब ऐसे में पैरेलल सिचुएशन में क्या होता है कि वो जो है आपको द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, तब आपका ये द मोर जो लगी होती है कंपैरेटिव डिग्री, इसी प्रकार से यही एक कंजंक्शन का काम करती है। इसी में उतना जितना का सेंस होता है, जितना अधिक वो प्राप्त करता है उतना ही ज़्यादा वो काम करता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक बिल्कुल अद्भुत नमूना है, बिल्कुल अद्भुत वाक है ये, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, जब इस प्रकार से यहाँ पर द मोर ही गेट्स द मोर ही वर्क्स, जब इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार का सेंटेंस और भाव दिया होगा तो समझ जाना कि द मोर का प्रयोग होगा, और ऐसे में कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग होता है। तो ये आपका रहा पहला सेंटेंस। इसके बाद दूसरा यानी 10वां सेंटेंस, यहाँ पर लिखा हुआ लेट्स वेट द ट्रेन स्टॉप्स, आइए इंतजार करते हैं गाड़ी रुकती है। तो यहाँ पर भाव देखना होता है कि किस प्रकार का भाव क्या कहना चाहता है, दोनों वाक्यों को मिलाकर के किस तरह का सेंस दे रहा है। आओ रुक जाते हैं, आओ ठहर जाते हैं, आओ इंतजार कर लेते हैं, गाड़ी रुकती है। तो यहाँ पर ये होता है कि गाड़ी के रुकने तक आओ इंतजार कर लेते हैं। तब यहाँ पर सेंटेंस बनता है यही वाला, लेट्स वेट टिल द ट्रेन स्टॉप्स। तब यहाँ पर ऐसे बनता है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं लेट्स वेट, ये लेट्स वेट, ऐसे दोनों तरह से कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो लिखा हुआ है ये ऐसा यहाँ भी हो सकता है। तो लेट्स वेट टिल द ट्रेन स्टॉप्स, तो गाड़ी रुकती है तब तक इंतज़ार कर लेते हैं, आओ इंतज़ार कर लेते हैं, या आओ इंतज़ार कर लें, गाड़ी रुकती है तब तक आओ इंतज़ार कर लें। उसका भाव होता है कि आइए गाड़ी रुकने तक इंतज़ार कर लें। तो ये हो जाता है यहाँ पर टिल का प्रयोग, ठीक है ना। अगर यहाँ अनटिल भी लगाया जाता है तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेट्स वेट अनटिल द ट्रेन स्टॉप्स, जब तक गाड़ी नहीं रुक जाती है तब तक आओ इंतज़ार कर लें। फिर उसको ऐसा कहना पड़ेगा, मतलब उसको निगेटिवली एक्सप्रेस करना पड़ेगा, और टिल है तो पॉजिटिवली कहना पड़ेगा, बल्कि टिल और अनटिल में कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पर ज़्यादातर ये है कि सिंपली ही उसको हम इस्तेमाल करें, लेट अस वेट टिल द ट्रेन स्टॉप्स। तो ऐसा बना लेने में कोई बुराई नहीं है, सीधा बनता है। इसके बाद जो आपका ये 9 नंबर का सेंटेंस है, देवा ही वर्ड हार्ड ही वुड हैव फेल्ड, उसने परिश्रम किया, और जो इसका सही अर्थ निकाल पाएगा वो कंजंक्शन को समझ जाएगा। उसने इसका तो अर्थ निकल आएगा, उसने परिश्रम किया, ही वुड हैव फेल्ड, जो ये सही अर्थ पकड़ लेगा वो उसको सही बना पाएगा। ही वुड हैव फेल्ड का मतलब है वो फेल हो जाता, उसने परिश्रम किया वो फेल हो जाता। अब दोनों का सही भाव मिलेगा कि यदि वह परिश्रम ना करता तो वो फेल हो जाता, हालांकि परिश्रम किया पास हो गया, शायद ना करता तो क्या होता, फेल हो जाता ना। तो इसको निगेटिव लेंगे, और ये कॉम्बिनेशन होता है, जानते हो कंडीशनल सेंटेंस में तीसरा स्टेप होता है। तीसरा स्टेप कौन सा होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब इधर आ जाता है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इस स्ट्रक्चर पर ये सेंटेंस बनता है। और अगर हमारा सेंस निगेटिव है, जैसे यहाँ पर एक चीज़ ये निगेटिव है तो ये अफर्मेटिव बनेगा, और ये अफर्मेटिव है तो ये निगेटिव बनेगा। मतलब ही डिड नॉट रिसीव हेल्प इन टाइम, ठीक, समय से उसको मदद प्राप्त नहीं हुई। ही वुड नॉट हैव डाइड फ्रॉम बर्न्स, तो वो जलने से मरता नहीं। अब ये कह रहे हैं कि उसने परिश्रम किया, वह फेल हो जाता, तो यदि वह परिश्रम ना करता तो फेल हो जाता। तो ये निगेटिव लिया गया है तो पॉजिटिव बनाना है, ये पॉजिटिव लिया गया है तो निगेटिव बनाना है। यदि वो परिश्रम ना करता तो फेल हो जाता, यदि उसे समय से मदद मिल जाती तो वो जलने से मरता नहीं। तो इधर अगर निगेटिव होगा तो अफर्मेटिव ले लेंगे, और अफर्मेटिव होगा तो निगेटिव ले लेंगे। यहाँ अगर निगेटिव होगा तो उधर भी निगेटिव होगा, इधर अफर्मेटिव होगा तो इधर भी अफर्मेटिव होगा। हालांकि हमें इस क्लॉज पर कुछ कम ध्यान देना है, इस क्लॉज पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कंजंक्शन जाकर इसी में ऐड होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़, ये 9 नंबर, इफ़ ही हैड नॉट
चूंकि हैड है, अब इसको निगेटिव बनाना है तो हैड के साथ नॉट ले लेंगे। इफ ही हैड नॉट वर्कड हार्ड, कॉमा लगा देंगे, ही वुड हैव फेल्ड। अब ये अर्थ निकला कि यदि वह परिश्रम नहीं करता वह फेल हो जाता है। इसमें इफ वही कंडीशनल, मैंने जो कहा कंडीशनल सेंटेंस के बहुत सारे प्रकार होते हैं, फिर भी स्ट्रक्चर 3 होते हैं। वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से प्रेजेंट, अगर आपका सिंपल प्रेजेंट है तो इधर सिंपल फ्यूचर होगा, इधर अगर पास्ट टेंस है तो इधर पास्ट फ्यूचर, सिंपल पास्ट फ्यूचर होगा, और इधर पास्ट परफेक्ट है तो इधर जाकर के पास्ट परफेक्ट फ्यूचर होगा। और यही है पास्ट परफेक्ट फ्यूचर। पास्ट विल हैव को हमने वुड हैव कर दिया, ये चला गया पास्ट में, और चूंकि विल हैव फ्यूचर डिनोट करता है इसलिए वुड हैव फ्यूचर डिनोट करता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर यहाँ पर रहेगा। तो ये हो जाएगा इफ ही हैड नॉट वर्कड हार्ड ही वुड हैव फेल्ड, यदि वह परिश्रम नहीं करता वह फेल हो जाता। इसके बाद 8 नंबर सेंटेंस है। 8 नंबर सेंटेंस में लिखा है ही डिड नॉट रिसीव हेल्प इन टाइम, समय से उसको मदद नहीं मिल पाई। ही वुड नॉट हैव डाइड फ्रॉम बर्न्स, वह जलने से मर नहीं जाता, अर्थात जलने से मरता नहीं हो, अर्थात वह जलने से मरा नहीं होता। समय से उसको मदद मिल गई होती तो वह जलने से नहीं मरता, अर्थात समय से उसे मदद नहीं मिली तो अब वो मर गया, अर्थात अगर मिल जाती तो नहीं मरता। तो अब ये अफर्मेटिव में जाएगा। अफर्मेटिव में कैसे जाएगा? इफ ही हैड रिसीव्ड, if he had received help in time he would not have died from burns। ये बनेगा जाकर। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ था डिड नॉट, तो ये अपना सिंगल सेंटेंस उसके कहने का एक ढंग है कि उसको समय से मदद नहीं प्राप्त हुई, वह जलने से नहीं मरा होता। तो हम ये कहेंगे कि यदि उसे समय से मदद मिल जाती तो वह जलने से नहीं मरा होता। हमारा कॉम्बिनेशन वही जाएगा जो होता है नेचुरली, जो होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हालांकि निगेटिव है इसलिए वुड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यह डिड के साथ हैव का या वुड हैव का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, वो तो सिंगल सेंटेंस अलग अलग दिए इसलिए उसने ऐसा लिखा, और यही चीज़ समझ करके हमको बनानी होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा इफ़ ही हैड रिसीव्ड हेल्प इन टाइम, यदि उसे समय से मदद मिल गई होती, यदि उसे समय से मदद प्राप्त हो गई होती, ही वुड नॉट हैव डाइड फ्रॉम बर्न्स, तो वह जलने से मरा नहीं होता। फिर इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा। तो जो इससे पहले आपने नवा सेंटेंस देखा था बिल्कुल उसी तरह का था, वो यहाँ पर अफर्मेटिव था तो हमने निगेटिव बनाया था, यहाँ पर ये निगेटिव है तो हमने इसको अफर्मेटिव बनाया। बस कॉम्बिनेशन वही रहेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये अनरियल पास्ट कंडीशन होती है। अनरियल पास्ट कंडीशन, जो पास्ट टेंस में वो चीज़ होती नहीं है उसी को इमेजिन करके शो करते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाता, तो ऐसा नहीं होता। ये एक इमेजिनेशन है और साथ में कंडीशन भी है कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, और ऐसा अगर होता तो ऐसा नहीं होता। जबकि ऐसा वैसा कुछ हुआ नहीं, होना कुछ और हुआ, वहाँ पर कुछ और हो गया, अर्थात तो जलने से मर गया, लेकिन हम एक इमेजिन कर रहे हैं कि अगर समय से मदद मिल जाती तो ऐसा नहीं होता। तो अब हम बाद में ये कह रहे हैं, और वो भी एक कंडीशन के साथ कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता, अगर उसे समय से मदद मिल जाती, लेकिन वास्तविक बात क्या है, नहीं मिली। हम एक इमेजिनेटिव सेंस में एक कंडीशन को एक्सप्रेस करते हैं, इसी को अनरियल पास्ट कंडीशन भी कहते हैं। यहाँ पर सेंटेंस आपका हो गया 8वां। अब यहाँ पर देखिए ये स्पीक्स लिखा था, शी स्पीक्स वेल, शी राइट्स बेटर, गुड बेटर बेस्ट, वेल बेटर बेस्ट। वह अच्छा बोलती है, वह अधिक अच्छा लिखती है। इसका मतलब इससे ये चीज़ ज़्यादा है ना, कंपैरिजन हो रही है, अर्थात वो अच्छा बोलती है, वह अधिक अच्छा लिखती है।
मतलब ये हो गया कि वो बोलने से ज़्यादा अच्छा लिखती है, तो ये कंपैरिजन में चला जाएगा और इसको बनाएंगे राइट्स सी राइट्स बेटर देन सी स्पीक्स। ये बनेगा, वो बोलती है उसकी तुलना में लिखती ज़्यादा अच्छा है। वो अच्छा बोलती है ऐसा नहीं है, बोलती अच्छा है लेकिन अधिक अच्छा। इसका मतलब ये है कि बोलने से ज़्यादा अच्छा लिखती है, तो इसलिए वो बोलती है उसकी तुलना में लिखती अधिक अच्छा है, तो बोलने से ज़्यादा वो अधिक अच्छा लिखती है। इसी को हम कंपैरिजन में ले लेंगे। ये सेंटेंस के सेंस को हमें फील करना पड़ता है, वो सेंस जो देखना है, और इसी को कला कहते हैं। यही टैलेंट है और यहीं पर आपका नॉलेज है। अगर ये आप बात पकड़ लेते हो कि क्या चीज़ यहाँ पर बता रहा है और कैसे ढंग से बता रहा है, कैसे बता रहा है, यहाँ पर वेल और यहाँ पर बेटर, क्योंकि ये एडवर्ब है, यहाँ गुड नहीं हो सकता, इसलिए वेल है। और वेल की भी डिग्री कंपैरेटिव बेटर ही होती है, तो वो अधिक अच्छा नहीं है यहाँ पर अच्छा बोलती है, अधिक अच्छा लिखती है। कहने का तात्पर्य ये है कि वो बोलने से ज़्यादा अच्छा लिखती है। तो सी राइट्स बेटर देन सी स्पीक्स। ये आपका रहा सेंटेंस नंबर 7। अब लिखा यू मे गो एनीवेयर, तुम कहीं भी जा सकते हो। यू लाइक टू गो, तुम्हें जाना अच्छा लगता है, तुम्हें जाना अच्छा लगता है, तुम कहीं भी जा सकते हो। तो यहाँ पर बन जाएगा छठवां, यू मे गो वेयर यूर यू लाइक, तो तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, क्योंकि तुमको जाना अच्छा लगता है, तुम्हें पसंद है, तुम कहीं भी जा सकते हो। तो तुम जहाँ चाहो अर्थात जहाँ पसंद हो वहाँ जा सकते हो। बात समझिए पहले, यही है एनीवेयर का जो उसका कन्वर्जन है वो है वेयर यूर, यानी कहीं भी जा सकते हो, अर्थात जहाँ भी चाहो, जहाँ कहीं भी, यानी कहीं भी जा सकते हो। जहाँ कहीं भी तुम्हें पसंद हो तुम जा सकते हो, तुम कहीं भी पसंद जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। तो यू मे गो तुम जा सकते हो, वेयर यूर माने जहाँ कहीं भी तुम्हें पसंद हो। तो जहाँ चाहो, यू माने लाइक तुम्हें पसंद हो, तुम चाहो, तो तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। इस तरह से वेयर यूर माने जहाँ कहीं भी या कहीं भी, ये प्लेस बताता है, और प्लेस के लिए इस तरह से वेयर यूर का प्रयोग किया जाता है। जबकि यहाँ पर आई शैल गो, साथ में मैं पांचवा भी बता देता हूँ, आई शैल गो वेयर माई कजिन वर्क्स। अब देखो यहाँ पर लिखा आई शैल गो, मैं जाऊंगा, माई कजिन वर्क्स देयर, मेरा चचेरा भाई वहां काम करता है। तो आप उसी एक, मैंने जब भी, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो मैंने वेयर और वेयर यूर, वेन और वेन यूर में डिफरेंस बताया था। वेन किसी एक ही समय को पॉइंट करता है और वेन यूर कई समय को ले लेता है, जब कभी कभी भी कई समय आ जाते हैं। वेयर किसी एक ही समय को पॉइंट करता है, एक ही जगह को, वेयर किसी एक ही जगह को पॉइंट करता है, जबकि वेयर यूर कई जगह को पॉइंट करता है, यानी जहाँ कहीं भी। तो हमें अगर कहें तो वेन का प्लूरल वेन यूर और वेयर का प्लूरल वेयर यूर। ऐसा है नहीं, कोई बुक बताती नहीं है, लेकिन अपने समझने के लिए ये काफ़ी है। तो इसलिए यहाँ पर भाई चूंकि एक ही जगह पे काम करता है और जहाँ भाई काम करता है वहीं जाऊँगा, तो यहाँ पर हो गया आई शैल गो वेयर, यहाँ ये लगेगा आई शैल गो वेयर माई कजिन वर्क्स, तो मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ मेरा भाई या चचेरा भाई काम करता है। इस तरह से वेयर आएगा। लेकिन यहाँ पर कहता है तुम कहीं भी जा सकते हो। अब इसमें कई जगह आ जाती है, अर्थात जहाँ तुम जाना पसंद करते हो, तो जहाँ तुम चाहो वहाँ जा सकते हो। तो ये कई जगह के लिए ऑप्शन है, ये सिर्फ उसी जगह के लिए जहाँ पर भाई काम करता है। तो यहाँ ऐसी जगह पर वेयर का प्रयोग होता है और ऐसी जगहों पर वेयर यूर का प्रयोग होता है। यहाँ इसका अंतर ध्यान से समझना है। और मैंने पिछले वीडियो में वेयर और वेयर यूर दोनों को मैंने समझा दिया था कि यहाँ पर कैसे वेयर और कैसे वेयर यूर का प्रयोग किया जाएगा। सेंटेंस नंबर 4 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। हिज ब्रदर डाइड, ही हैज़ बीन वेरी पुअर फ्रॉम दैट टाइम। उसका भाई मर गया, उस समय से वो बहुत गरीब हो चुका है। किस समय से? जब से उसका भाई मर गया। तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग, वही सिंस का प्रयोग जो मैंने फर्स्ट वीडियो में वाइल है, वेन है, सिंस है, एज लॉन्ग एज सून एज, वो मैंने एक्सप्लेन किया है।
तो यहाँ पर उसका भाई मर गया, ही हैज़ बीन वेरी पुअर, वो बहुत गरीब हो चुका है, फ्रॉम दैट टाइम, उस समय से। तो किस समय की बात कर रहा है? जब उसका भाई मर गया था, उस समय से। तो जब से उसका भाई मर गया। तो इसमें एक कॉम्बिनेशन मैंने बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट इस तरफ, पास्ट इंडेफिनिट इस तरफ, बीच में सिंस का प्रयोग, और सिंस का प्रयोग अर्थ देगा जब से। तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैज़ बीन वेरी पुअर। अब चूंकि हमें समय के लिए सिंस का यूज करना है, इसलिए ये हट जाएगा, इसका कोई उपयोग नहीं है। तो ही हैज़ बीन वेरी पुअर सिंस हीज ब्रदर डाइड, सिंस हीज ब्रदर डाइड। तो उसका भाई मर गया तब से, कब से? जब से उसका भाई मर गया तब से वो बहुत गरीब हो चुका है। सिंस लगाएंगे तो आ जाएगा जब से, और जब से का मतलब वो भाई मर गया जब से। तो यहाँ पर फ्रॉम दैट टाइम का कोई काम नहीं है, जो फ्रॉम दैट टाइम लगा देगा वह सुपर फ्लक्स क्रिएट कर देगा, अर्थात वो एक्स्ट्रा सेंस में आ जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर रहेगा ही हैज़ बीन वेरी पुअर सिंस हिज ब्रदर डाइड। तो ये आपका रहा चौथा सेंटेंस। बढ़िया और टेक्निकल सेंटेंस है। शब्दों को पढ़ करके, वाक्य को पढ़ करके उसका अर्थ निकालना है। अर्थ निकालने के बाद कंजंक्शन को गेस करना है कि कौन सा कंजंक्शन किस तरह से सेट हो रहा है, प्लेस वाला या टाइम वाला या रीजन वाला, कंपैरिजन वाला, कौन सा सेट हो रहा है। और जिस तरह, और देखो सेंटेंस लगभग बता देते हैं कि इसमें ये वाला कंजंक्शन लगेगा, ये पक्की बात है। बस ये है कि अर्थ सही निकालना आना चाहिए। अगर आप सही अर्थ नहीं निकाल पा रहे तो सही कंजंक्शन भी आपका नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। द पेशेंट ग्रू वीकर एंड वीकर, ही डाइड लास्ट नाइट, यानी मरीज अधिक से अधिक कमजोर होता चला गया, और ही डाइड लास्ट नाइट, पिछली रात वो मर गया। देखिए कमजोरी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली जा रही, और इतना कमजोर हो गया कि मर गया। यानी हमको सेंटेंस में से कंजंक्शन ढूंढना है, ये बहुत बड़ी आर्ट है। और ये कोई वैसा नहीं है कि नहीं इसके लिए हमें कोई जादू चमत्कार, ऐसा कुछ नहीं। सेंटेंस का सेंस अच्छे से समझना है, सेंटेंस का भाव अच्छे से समझना है, और कंजंक्शन को गेस करना है। पेशेंट कमजोर होता चला गया, मतलब इसमें लिखा ग्रीव वीकर एंड वीकर, अधिक से अधिक कमजोर होता चला गया। वीकर अधिक कमजोर, एंड वीकर और अधिक कमजोर, ग्रीव माने होता गया, पेशेंट माने मरीज, कमजोर यानी मेरे मरीज अधिक से अधिक कमजोर होता चला गया। ही डाइड लास्ट नाइट, वो आखिरी रात या पिछली रात को मर गया। तो यहाँ पर ऐसे बनाएंगे, द तीसरा PATIENT यानी पेशेंट ग्रीव सो वीक, समझ रहे हो बात को, दैट ही डाइड लास्ट, और फिर हो जाएगा नाइट, ये हो जाएगा। अर्थात मरीज इतना कमजोर हो गया कि वह पिछली रात मर गया। इस वाक्य को ऐसे सेट करना है, ये नहीं करना कि द पेशेंट ग्रीव वीकर एंड वीकर एंड ही डाइड लास्ट नाइट, या ऐसा नहीं करना है कि द पेशेंट डाइड लास्ट नाइट बिकॉज ही ग्रीव वीकर एंड वीकर। बन सकता है, बिकॉज में बन जाएगा, जब हम सेंटेंस को रिप्लेस कर देंगे तो बन भी जाएगा, लेकिन इंप्रेसिवली जो स्मार्टली एक सेंटेंस बनाया जाता है वो नहीं बनेगा। अर्थात वो तो वो हो गया कि जब हमें इसको आइडिया नहीं आया तो फिर यही आइडिया तो आएगा ही। जब ये आइडिया नहीं लगा पाए तो ये आइडिया लगाने में फिर हमारा मतलब किसी तरह काम चल गया, लेकिन इसका जो सही कॉन्सेप्ट है वो यही है, बनना कि ये भी बन जाए, गलत नहीं होगा, ये भी पक्की बात है, गलत नहीं होगा सेंटेंस, वो एकदम सही होगा, उसमें नंबर पूरे मिलेंगे। ही डाइड द पेशेंट, यहाँ लिखा जाएगा द पेशेंट डाइड लास्ट नाइट, मरीज पिछली रात को मर गया, बिकॉज ही ग्रीव वीकर एंड वीकर, क्योंकि वो अधिक से अधिक कमजोर हो गया था, ये बन जाएगा। लेकिन एक सही सेंटेंस जो हम कह रहे हैं कि जो एक जिस वजह से हम पढ़ रहे हैं, जिस वजह से हम प्रयास कर रहे हैं, जो हमारी मेहनत चल रही है, जो हम सीखना चाहते हैं, एक टेक्निक सीखना चाहते हैं, एक स्मार्ट आइडिया आना चाहिए, वो चीज़ यही है कि पेशेंट इतना कमज़ोर हो गया कि वो पिछली रात को मर गया। तो मरीज़ कमज़ोर होता चला गया, अधिक से अधिक कमज़ोर हो गया और पिछली रात को मर गया, तो मरीज़ इतना कमज़ोर हो गया कि पिछली रात को, ऐसा सेंटेंस आना चाहिए। बहुत ही गजब का सेंटेंस है। फिलहाल तीसरा सेंटेंस भी हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस, हेल्प अदर्स गॉड विल हेल्प यू, दूसरों की मदद करो, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। ईश्वर तुम्हारी मदद किस शर्त पे करेगा बताओ जरा? जब आप दूसरों की मदद करोगे, तो जब आप दूसरों की मदद करोगे तो ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा।
लेकिन यहाँ जब नहीं, जब हम हिंदी में कह सकते हैं, जब आप दूसरों की मदद करेंगे तब ईश्वर आपकी मदद करेगा। ये हिंदी का अपना फ्लो है जो हम हिंदुस्तानी होकर के ऐसा बोल करके और समझ भी लेते हैं। लेकिन ये कंडीशन है, किस शर्त पर आपकी ईश्वर मदद करेगा? शर्त ये है कि यदि आप दूसरों की मदद करोगे। तो यहाँ पर ये इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस में करता यू छिपा रहता है। तो जिस समय आप इफ लेंगे तो यू अपने आप हाईलाइट कर दोगे, इफ यू, और फिर करोगे हेल्प अदर्स। बस इसी को आपको स्ट्रक्चर देना है, यही आपको मैनेज करना है। इफ यू हेल्प अदर्स, फिर कॉमा लगा देंगे और फिर हो जाएगा गॉड विल हेल्प यू। यदि आप दूसरों की मदद करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करेगा। ये स्ट्रक्चर आपको देना पड़ेगा। इसके लिए पहले आपको यू लाना पड़ेगा जो इसमें छिपा हुआ है, क्योंकि ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है और इसमें करता है लेकिन वो शो नहीं किया जाता। तो जब आप एक असर्टिव सेंटेंस देंगे तो आपको फिर इंपरेटिव से असर्टिव में आएंगे तो सब्जेक्ट हाईलाइट करना पड़ेगा और तभी आपका इफ लगेगा। अगर कोई लगाता है कि इफ हेल्प अदर्स, गलत है। इफ यू हेल्प अदर्स गॉड विल हेल्प यू, क्योंकि बाद में जो यू लिखा वो यही वाला है, यहाँ दिखाया नहीं गया, वहाँ दिखाया गया। तो यहाँ पर हो जाएगा इफ यू हेल्प अदर्स गॉड विल हेल्प यू। लास्ट सेंटेंस बचा हुआ है, द ओल्ड मैन वॉक्स फास्ट, बूढ़ा आदमी तेज चलता है, ही वॉक्स लाइक ए यंग मैन, वह एक युवक की भांति चलता है। मतलब बूढ़ा आदमी तेज चलता है, वह एक नवयुवक की तरह चलता है। तो नवयुवक की तरह कैसे चलता है? तेज चलता है, मतलब ऐसे कैसे चलता है बताइए? वो एक नवयुवक की तरह चलता है, नवयुवक जैसा चलता है। बूढ़ा आदमी तेज चलता है और वो एक यंग मैन की तरह चलता है। तो कैसे चलता है? जैसे यंग मैन चलता है। मतलब कैसे चलता है? कैसे तेज चलता है? ऐसे तेज चलता है जैसे वो नवयुवक हो। समझ गया ना? तो कहाँ पहुंचा आइडिया? एज इफ पर। यहाँ एज इफ लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा द ओल्ड मैन, पहला सेंटेंस, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा था मैंने, द ओल्ड मैन, और फिर हो जाएगा वॉक्स, और फिर हो जाएगा फास्ट, ये पूरा लिखा जाएगा। फिर लगाएगा यहाँ पर एज इफ, और एज इफ माने होता है मानो, ठीक, या जैसे, ये चीज आ जाती है। और ये लाइक जब लगाता है तब ये चीज इसी में आती है। मतलब एक नवयुवक की तरह, जैसे वो नवयुवक हो ऐसे चलता है। तो बूढ़ा आदमी तेज चलता है मानो, और फिर लिख देंगे ही, और ऐसी कंडीशन में ये कॉम्बिनेशन होता है। जब एज इफ आता है तो हर सब्जेक्ट के साथ आपको वर देना पड़ता है। एज इफ ही वर अ यंग मैन, मतलब वो है नहीं लेकिन फिर भी, ठीक है ना? एज इफ जैसे वो नवयुवक हो, अर्थात जैसे वो जवान हो। बूढ़ा आदमी ऐसे तेज चलता है जैसे एक जवान आदमी चलता हो। बूढ़ा आदमी ऐसे तेज चलता हो मानो वो जवान हो। बूढ़ा आदमी इस तरह से चलता है जैसे एक जवान हो। तो यहाँ पर इस तरह से एज इफ का प्रयोग जब होगा तो सब्जेक्ट जो भी आएगा उसके बाद पर लगेगा। और देखिए ही वॉक्स, और देखिए दोनों सेंटेंसेस बता देते हैं कि इसमें किस तरह कंजंक्शन जाएगा। और अगर सही कंजंक्शन आप नहीं लगाते हो तो सेंटेंस कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब जरूर होगा। हाँ, ये है कि हम बना करके अपने आप को सेटिस्फाइड समझें, ये एक अपनी बात है, ये एक अपना तरीका है कि हम अपना मान लेते हैं कि सही है। लेकिन जब सही स्ट्रक्चर तक जब तक नहीं, और सही स्ट्रक्चर एक बार मिल गया तो उसके बाद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा, ये प्रॉमिस है मेरा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि द ओल्ड मैन वॉक्स फास्ट, बूढ़ा आदमी तेज चलता है, ही वॉक्स लाइक ए यंग मैन, वह एक नवयुवक की भांति चलता है। तो बूढ़ा आदमी ऐसे या मान ऐसे तेज चलता है मानो वो, तो जैसे जानो मानो ऐसे जैसे, ठीक है ना? जब तक तब तक, यदि और तो, जब और तब, इनका कॉम्बिनेशन अपने आप होता है। यहाँ पर उसकी अंग्रेजी लगती नहीं। तो एज ए मानो बूढ़ा आदमी तेज चलता मानो वो जवान हो, तो बूढ़ा आदमी उस तरह से तेज चलता जैसे जवान हो, अथवा जैसे जवान चलता हो, ऐसे तेज चलता है। तो ये था लास्ट सेंटेंस। क्लियर हो गया? कोई कन्फ्यूज़न रहा हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए और अपनी बात पूछ लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ना सब्सक्राइब करें कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे देख रहे हो अच्छी बात है। लाइक भी ना करो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, हो सकता है याद ना रहती हो। शेयर भी नहीं करते हो, कोई अपना खास नहीं है, नहीं शेयर करते हो, कोई बात नहीं। पर अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और कुछ सीखने को नया मिला हो तो भी कमेंट कर दीजिएगा, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो वेरी इंपॉर्टेंट टू कमेंट, तब कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सभी को मेरे तरफ से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।